हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि कृतिका के लंबे लंबे उत्तरों को कैसे याद रखा जाए और क्या बोर्ड परीक्षा में केवल कहानियां पढ़ लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। पिछले 10 सालों के अनुभव और सैकड़ों टॉपर्स की कॉपियां चेक करने के बाद मैंने देखा है कि छात्र अक्सर वही गलतियां करते हैं जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। आज के इस स्पेशल एनिमेशन वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कृतिका के तीनों पाठों के टॉप 15 ऐसे प्रश्न जिनसे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हम न सिर्फ सारांश समझेंगे बल्कि यह भी देखेंगे कि आदर्श उत्तर आइडियल आंसर कैसे लिखे जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए आपके अपने चैनल फिरोज सिर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1, माता का अंचल, लेखक शिवपूजन सहाय। पाठ का सारांश। ये पाठ ग्रामीण संस्कृति और बच्चों की मासूमियत का एक जीवंत चित्रण है। कहानी का मुख्य पात्र भोलानाथ है, जिसका अधिकांश समय अपने पिता बाबूजी के साथ बीतता है। वे साथ में पूजा करते, गंगा किनारे मछलियों को दाना खिलाते और कुश्ती लड़ते हैं। भोलानाथ अपने साथियों के साथ मिलकर मिट्टी, कंकड़ और घर की बेकार चीजों से बारात, दुकान और खेती जैसे अद्भुत खेल खेलता है, जो बच्चों की रचनात्मकता को दर्शाते हैं। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब बच्चे एक टीले पर चूहों के बिल में पानी डालने लगते हैं, जहां से अचानक एक सांप निकल आता है। डर के मारे रोता चिल्लाता भोलानाथ अपने पिता के पास जाने के बजाय सीधे मां की गोद में जाकर छिप जाता है। मां उसे हल्दी लगाती है और गले से लगा लेती है। यह अंत हमें ये संदेश देता है कि पिता के साथ कितना भी समय क्यों न बीते, लेकिन कठिन समय में जो सुरक्षा और शांति मां के आंचल में मिलती है, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। अब इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। पाठ 1, माता का अंचल, लेखक शिवपूजन सहाय। प्रश्न 1, भोलानाथ अपने पिता से बहुत प्यार करता था, फिर भी डरने पर वह मां की शरण में ही क्यों गया? उत्तर, भोलानाथ का अपने पिता के साथ गहरा लगाव था। वे साथ खेलते और घूमते थे। लेकिन जब वो सांप से डरकर भागा तो उसे पिता के लाड की तुलना में मां की गोद अधिक सुरक्षित लगी। मां का आंचल ममता और शांति का प्रतीक है। संकट के समय बच्चा अपनी मां के पास ही सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न 2, पुराने समय और आज के बच्चों के खेल व सामग्री में क्या बड़ा अंतर आया है? उत्तर, पुराने समय में बच्चे मिट्टी, कंकड़ और पत्तों जैसी प्राकृतिक चीजों से सामूहिक खेल खेलते थे। उनके खेल कल्पनाशीलता से भरे थे। आज के बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम्स में अकेले खोए रहते हैं। पहले के खेलों में आपसी मेलजोल और शारीरिक मेहनत थी, जो अब तकनीक के कारण खत्म हो रही है। प्रश्न 3, माता का अंचल शीर्षक इस कहानी के लिए कितना सार्थक है? उत्तर, ये शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। पूरी कहानी में भले ही पिता का साथ दिखाया गया हो, लेकिन अंत मां की ममता पर होता है। संकट के समय बच्चा सब कुछ भूलकर केवल मां के आंचल में सुकून पाता है। ये शीर्षक मां के निस्वार्थ प्रेम और सुरक्षा की भावना को व्यक्त करता है। प्रश्न 4, बाबूजी भोलानाथ को किस तरह खाना खिलाते थे और मां का क्या नजरिया था? उत्तर, बाबूजी भोलानाथ को थाली में दही भात सानकर अपने हाथ से खिलाते थे। लेकिन मां को लगता था कि पिता छोटे को और खिला रहे हैं। वो तोता मैना जैसे पक्षियों के नाम पर काल्पनिक निवाले बनाकर खिलाती थी ताकि बच्चा खेल खेल में पूरा खाना खा ले। यह माता पिता के असीम वात्सल्य को दिखाता है। अब बात करते हैं पाठ 2, साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका मधु कानकरिया। पाठ का सारांश। ये पाठ एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और हिमालय की बर्फीली चोटियों की अपनी यात्रा का बहुत ही सुंदर और भावुक वर्णन किया है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहती है क्योंकि वहां के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से उस पथरीले इलाके को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाया है। यात्रा के दौरान लेखिका प्रकृति के बदलते रूपों जैसे दूध की धार की तरह गिरते झरने और फूलों से लदी घाटियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। कहानी में गहरा मोड़ तब आता है जब लेखिका हिमालय की सुंदरता के बीच वहां के निवासियों के कठिन जीवन को देखती है। वे देखती हैं कि कोमल काया वाली महिलाएं पत्थर तोड़कर रास्ते बना रही हैं और छोटे बच्चे मीलों दूर पहाड़ चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये दृश्य उन्हें एहसास कराता है कि हम पर्यटकों के लिए जो जगह सुंदर सैरगाह है, वहां के लोगों के लिए वो जीवन की कड़ी लड़ाई है। पाठ के अंत में कटाव की बर्फ और प्रदूषण मुक्त वातावरण का वर्णन है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। ये पाठ हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और मानवीय श्रम के प्रति संवेदना सिखाता है। अब इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। पाठ 2, साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका मधु कानकरिया। प्रश्न 1,
कटाव पर दुकान न होना उसके लिए वरदान क्यों है? उत्तर, कटाव को अपनी शुद्धता और बर्फ के कारण भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां दुकान न होना वरदान है क्योंकि दुकानों से पर्यटकों की भीड़ और गंदगी बढ़ती। व्यावसायिकता न होने के कारण ही कटाव की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आज भी सुरक्षित है। प्रश्न 2, एक अच्छे गाइड में क्या खूबियां होनी चाहिए? उत्तर, एक अच्छे गाइड को रास्तों के साथ साथ वहां की संस्कृति और इतिहास की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे मिलनसार और धैर्यवान होना चाहिए। जितेन नार्गे की तरह उसे संवेदनशील होना चाहिए, जो यात्रियों को केवल दृश्य न दिखाए बल्कि वहां के कठिन जनजीवन से भी परिचित कराए। प्रश्न 5, पहाड़ी महिलाओं का जीवन कितना संघर्षपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहाड़ी महिलाओं का जीवन बहुत कठिन है। वे कोमल काया वाली महिलाएं पत्थर तोड़कर रास्ते बनाती हैं और अपनी पीठ पर बच्चे को भी बांधे रखती हैं। घर का काम और मीलों दूर से पानी लाना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। ये दृश्य प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय पीड़ा के मेल को दर्शाता है। प्रश्न 4, प्रदूषण का हिमालय और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर, बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। अब हिमालय में स्नोफॉल कम हो गया है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यदि प्रकृति के साथ ऐसा ही खिलवाड़ जारी रहा तो भविष्य में भयानक जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। प्रश्न 5, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उत्तर, गंतोक के निवासियों ने अपनी कड़ी मेहनत से इस पथरीले पहाड़ी इलाके को एक सुंदर शहर में बदला है। यहाँ के लोग अभावों के बीच भी अपनी मेहनत के दम पर शान से जीते हैं। उनकी इसी जिजीविषा और परिश्रम के कारण इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अब बात करते हैं पाठ 3, मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक अज्ञेय। पाठ का सारांश। ये पाठ लेखक की आत्मखोज और लेखन की प्रक्रिया पर आधारित एक वैचारिक निबंध है। लेखक अज्ञेय जी बताते हैं कि कोई भी सच्चा रचनाकार केवल प्रसिद्धि, संपादन के आग्रह या आर्थिक लाभ के लिए नहीं लिखता। उनके अनुसार लिखने का असली कारण लेखक की आभ्यंतर विवशता, इंटरनल कंपल्शन होती है। लेखक अपने भीतर की बेचैनी को बाहर निकालने और उससे मुक्ति पाने के लिए लिखता है। जब तक वो लिख नहीं लेता उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। कहानी में लेखक ने अनुभव और अनुभूति के बीच का अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि जब हम कुछ देखते हैं तो वह अनुभव है, लेकिन जब वह घटना हमारे मन की संवेदना बन जाती है तो वह अनुभूति कहलाती है। लेखक ने हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का उदाहरण दिया है। जब उन्होंने जापान में एक पत्थर पर जलकर भाप बने इंसान की काली छाया देखी तो उन्हें उस त्रासदी की गहरी अनुभूति हुई। उसी अनुभूति ने उन्हें हिरोशिमा जैसी महान कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। ये पाठ हमें संदेश देता है कि सच्ची कला और लेखन वही है जो हृदय की गहराई और ईमानदारी से निकले। अब इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। पाठ 3, मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक अज्ञेय। प्रश्न 1, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? उत्तर, प्रत्यक्ष अनुभव वह है जो हम आंखों से देखते हैं या बाहरी तौर पर झेलते हैं। अनुभूति मन की वह गहरी संवेदना है जब कोई घटना हृदय के भीतर एक टीस पैदा करती है। लेखक के अनुसार जब अनुभव संवेदना का हिस्सा बनकर अनुभूति बनता है तभी कविता जन्म लेती है। प्रश्न 2, लेखक को लिखने के लिए कौन सी आंतरिक विवशता प्रेरित करती है? उत्तर, लेखक के मन में एक ऐसी बेचैनी और मानसिक दबाव होता है जिसे वह कागज पर उतारकर बाहर निकालना चाहता है। वो खुद को जानने और अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए लिखता है। लिखकर ही वह उस आंतरिक दबाव से मुक्ति पाता है और स्वयं को स्वतंत्र महसूस करता है। प्रश्न 3, लेखक ने स्वयं को हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता कब और कैसे महसूस किया? उत्तर, जब लेखक ने हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर किसी व्यक्ति की काली लंबी छाया देखी तो उसे विस्फोट की भीषणता का एहसास हुआ। उस छाया ने लेखक के मन में वो पूरा दृश्य जीवंत कर दिया। उस पल लेखक ने उस पीड़ा को भीतर से महसूस किया और वह उस त्रासदी का भोक्ता बन गया। प्रश्न 4, रचनाकार पर पड़ने वाले बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? उत्तर, रचनाकार पर कई बाहरी दबाव होते हैं, जैसे प्रकाशकों का आग्रह, आर्थिक आवश्यकताएं, सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह या किसी विशेष अवसर पर लिखने का नैतिक दबाव। कई बार लेखक का मन न होने पर भी ये बाहरी कारण उसे कलम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। प्रश्न 5, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ हमें क्या मुख्य संदेश देता है? उत्तर, ये पाठ संदेश देता है कि सच्ची रचना प्रसिद्धि या धन के लिए नहीं बल्कि आत्म अभिव्यक्ति के लिए होनी चाहिए। लेखक को अपनी आंतरिक संवेदनाओं के प्रति ईमानदार रहना चाहिए।
साथ ही ये पाठ हमें विज्ञान के विनाशकारी उपयोग के प्रति सचेत और संवेदनशील बनाता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो की PDF नोट्स के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जाने से पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है जो हिंदी से डरते हैं, तो उन तक इसे जरूर पहुंचाएं। याद रखिएगा, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली मास्टर क्लास आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।